नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बस्तर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना थी। उस घटना के बाद सरकार में तत्परता से कार्रवाई की गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। चौथा आरोपी बचने के लिए हर प्रकार की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया। विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबा में झांक कर देखे। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे का कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की हुई दुर्दशा पर भी हमला बोला। युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना, और उस घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की, और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की। 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्यवाही से ये स्पष्ट है कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्यवाही की है। देखिए, देश के संविधान में नगर निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो निर्वाचित बॉडी है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगमों की जवाबदारी संभालेंगे ताकि नगर निगम के काम प्रभावित ना हो। ये थोड़े दिन के लिए है और बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि 7 जनवरी यानी कल महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा और फिर से निर्वाचित बॉडी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नगरीय निकाय की कमान संभालेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबाज झांके, जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए समयबद्ध तरीके से। आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 1 साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबाग में झांके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा का कभी कांग्रेस मुकाबला कर नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपना मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खुद ही चुनते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल किया हो, स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा के मेडिकल कॉलेज के लिए भी पैसा अपने कार्यकाल में भी स्वीकृत नहीं कर पाए थे। क्या दुर्दशा थी स्वास्थ्य व्यवस्था की पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में। आज ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से दिखावा ना करे। जब सत्ता में थे तो पहले उसका हिसाब दे कि आपके समय में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी।
कैसे दवाई खरीदी में घोटाला किया, कैसे मशीनरी की खरीदी में घोटाला किया, कैसे बदहाल किया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, पहले इसकी बात कर लें फिर पद यात्रा करें। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने की रविवार देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया, जो वारदात के बाद से फरार था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बीजापुर पत्रकार हत्या में गठित एसआईटी प्रभारी मयंक गुर्जर ने बताया कि इस मामले में 3 अन्य आरोपियों रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि सुरेश चंद्राकर से अभी पूछताछ जारी है और इस हत्याकांड से जुड़े कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बीआर पुजारी ने कहा कि 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उसकी भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी, जिससे सुरेश नाराज था। इसी नाराजगी में उसने मुकेश की हत्या की साजिश रची और अपने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में भाई और सुपरवाइजर की मदद से इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अपडेट बताएंगे सर। हाँ, 3 डॉक्टर के टीम के द्वारा, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र राय, डॉक्टर जिशान अली और डॉक्टर जितेंद्र थे, इनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड है। कब तक सबमिट हो जाती है सर ये? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट हो जाता है। एक न्यूज़पेपर पे इंटरव्यू दिया है डॉक्टर राजेंद्र राय ने सर, क्या आपने पढ़ा है रिपोर्ट? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला है। सर टीम के गाइड आप कर रहे थे तो बगैर इन्फॉर्मेशन के? नहीं, गाइड मैंने किया था। 3 लोगों की जो टीम थी और डॉक्टर राजेंद्र राय सीनियर भी हैं, तो मैं पोस्टमार्टम जब बॉडी वहाँ पे टेबल पे रखा गया था तब मैं स्वयं गया था और उनको निर्देशित किया गया कि तो बाकायदा उसमें वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम किया जाए और जो भी तथ्य है उसको उसमें भी बोला जाए और जितना भी जो भी फाइंडिंग्स होते हैं उसको माइनरली उसमें लिया जाए। सर मे बी पॉसिबल कि आमतौर पर ऐसे कोई केसेस देखे होंगे कि ये हत्या के इस तरह की वारदातों में ऐसे जिस तरह के उन्होंने बयान दिया, ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है सर? नहीं, बयान अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है और क्या बयान दिया था उसकी जानकारी मुझे नहीं। जिस तरह से सर गर्दन टूटना, फ्रैक्चर्स वाली बात है सर, और हार्ट्स वगैरह को डैमेज होना, ये सब बातें आ रही थी। ऐसे केसेस होते हैं क्या सर? मेडिकल में आपने देखा होगा सर, ऐसे होते हैं क्या सर? पॉसिबल है सर? हो सकता है, पीएम रिपोर्ट में क्या है, लेकिन संभावना है, कोई करने वाले कर सकते हैं। कोरबा शहर के सराफा कारोबारी के घर में घुसकर अज्ञात नकाबपोशों ने धारदार हथियार से हमला कर व्यवसायी की हत्या कर दी और उसकी कार लेकर फरार हो गए। रविवार की रात लगभग 9:30 बजे से 10 बजे के बीच 2 सशस्त्र नकाबपोश गोपाल राय सोनी के ब्लू डायमंड होटल के सामने स्थित घर पहुंचे। नकाबपोशों ने गोपाल राय सोनी पर फरसा से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान घर पर गोपाल राय सोनी और उनकी पत्नी ही थी। हमलावर युवक गोपाल राय सोनी पर हमला करने के बाद उनकी कार को लेकर फरार हो गए। घटना के बाद सोमवार की सुबह बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला कोरबा पहुंचे। कोरबा पहुंचते ही आईजी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले से अवगत हुए। घटना के बाद जिस तरह से आईजी का दौरा कोरबा में हुआ है, उससे कहीं न कहीं पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का बड़ा दबाव है। कल रात की घटना है, 9:30 से 10 बजे के बीच में ये घटना हुई है और जिस तरीके से घटना हुई है उसमें अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये क्लियर हुआ है कि 2 आदमी इस घटना में इन्वॉल्व थे और दोनों मंकी कैप पहने हुए, एक आदमी मंकी कैप पहना हुआ था और किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला हुआ है और जो समय से पता चल रहा है कि लगभग 20 मिनट में ये घटना घटित हुई है। ऐसा कोई इसमें घर से अभी जितनी बातचीत हुई है ऐसा कोई सामान लेके नहीं गए हैं जिससे ये लगे कि मोटिव क्या है।
तो उन सब बिंदुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो बेस्ट टीम है हमारी वो इसमें, चाहे वो साइबर की हो और बाकी चीज़ों की हो, वो हम लोग रेंज से सब लगा रहे हैं और बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक और इनकी टीम बहुत ही जल्दी इसको क्रैक करे। वो जो बातचीत हुई है परिवार से, इन्होंने बताया जब ये पुराने घर में रहते थे थाने के पीछे वाले, तो सन 2000 में एक घटना हुई थी। उस घटना को 25 वर्ष हो गए हैं, तो अब वो सब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, पर बहुत लंबा समय उसको बीत गया है, 25 साल पुरानी घटना है वो। पर फिर भी उन सब चीज बिंदुओं को जो जो परिवार के सदस्यों ने बताया और जो जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को समझ में आया है, उन सभी बिंदुओं पे अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है और सभी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होती है, वही महत्वपूर्ण है। और अभी चूंकि घटना रात को ही हुई है, तो मोटिव जो है कि मोटिव क्या था, ये अब एक आध दिन इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगा और कुछ चीजें निकल के आएंगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि मोटिव क्या था। और हम लोग भी इस बात को ही तलाश कर रहे हैं कि उसका मोटिव क्या हो सकता है। अबुझमाड़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दंतेवाड़ा डीआरजी के हेड कांस्टेबल सन्नू करम की जान चली गई। रविवार को शहीद हेड कांस्टेबल को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा कि जब 4 जनवरी को ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तब नक्सलियों ने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई की गई। दंतेवाड़ा डीआरजी के हेड कांस्टेबल सन्नू करम ने ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान दिया। 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। हेड कांस्टेबल सन्नू करम को रविवार को अंतिम सलामी भी दी गई। सेनाएं अभी भी जमीन पर है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे प्रेरणा लेकर हम आगे के ऑपरेशन को और भी बेहतर तरीके से अंजाम देंगे ताकि हमें बेहतर सफलता मिले। जी, हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में मार डिवीजन के वरिष्ठ सीनियर माओवादी काडर की उपस्थिति की सूचना पर जॉइंट ऑपरेशन 4 जिलों की डीआरजी, जिसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव एवं एसटीएफ की टीम रवाना की गई थी। और 4 जनवरी को जब सर्च अभियान के तहत, ऑपरेशन के तहत जब आगे बढ़ रहे थे, तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें दंतेवाड़ा डीआरजी से प्रधान आरक्षक 331 सन्नू करम शहीद हो गए और सुरक्षा बलों को इसमें मुठभेड़ में 4 माओवादी का शव, 2 पुरुष और 2 महिला का शव बरामद हुआ। साथ में AK-47 SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आज 5 जनवरी को जिला पुलिस बल के द्वारा सन्नू करम को अंतिम विदाई दी गई है और बहुत दुखद घटना है। बट इसके बाद भी फोर्सेज जो हैं वो ग्राउंड पर हैं इस समय और ऑपरेशन में तैनात है। अभी भी मुठभेड़ जारी है, सर्च अभियान जारी है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है आगे। और इनकी जो शहादत है वो व्यय नहीं जाएगी। इससे हम लोग प्रेरणा लेकर और मजबूती से और अच्छे तरीके से अगले फ्यूचर अभियान चलाएंगे, जिससे कि हमें और सफलता मिल सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांकेर जिले में एक युवक ने फर्जी पुलिस अफसर बनकर बांदे बीएसएफ कैंप से वॉकी टॉकी चोरी कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई कर 4 साल बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की गई वॉकी टॉकी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक का नाम जितेंद्र दुबे है। बलौदाबाजार जिले का रहने वाला बताया गया है। दुर्ग में किराए के मकान से रहता था। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवानों ने सन 2020 में दुर्ग से गाड़ी को किराए कर बांदे बीएसएफ कैंप में लगाया था। उस गाड़ी का ड्राइवर आरोपी जितेंद्र दुबे ही था। जो एक आरोपी लाया इस मामले में क्या विस्तृत जानकारी बताएं। 2020 में बीएसएफ का एक मेन पिक सेट होता है जो संचार का काम करता है, वह गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। अभी दुर्ग पुलिस कुर्सीपार से सूचना मिला कि सेठ वहां किसी व्यक्ति से बरामद किए हैं, तो उसकी सूचना पर यहां टीम रवाना किया गया था। जो पता चला कि सेठ उसके पास पाया गया है जो 2020 में बीएसएफ बांदे से लापता हुआ था, गुमा था। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीपी महोदय पखांडे को अवगत कराया गया। तो एक टीम बनाया गया। उस टीम के आधार पर उस व्यक्ति को दुर्ग से पकड़कर लाया गया। उसके पास से सेट मिला है और फिर थाना बांदे में एफआईआर दर्ज कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या क्या मामला दर्ज किया गया? इसमें सेट गुमने की चोरी का रिपोर्ट दर्ज किया गया है और उसको पेश किया जाएगा। इसके विरुद्ध आरोपी के खिलाफ कोई मामला दर्ज है? आरोपी के खिलाफ पुलगांव थाना दुर्ग में और कुर्सीपार थाना में पहले से 2 एफआईआर और है। ये थाना बांधने में तीसरा एफआईआर दर्ज हो रहा है आरोपी के विरुद्ध। आरोपी जितेंद्र दुबे करके है जो दुर्ग में रहता है किराए के मकान में, और उसका मूल निवासी जो है बलौदाबाजार है, रिजदा गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है। बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के सदस्यों ने अपना आक्रोश जताते हुए कैंडल मार्च निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रोड ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में दुर्ग में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के पत्रकार सदस्यों ने गांधी चौक से लेकर पटेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जताया। मुकेश चंद्राकर अमर रहे, अमर रहे। सरकार को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम अपना अधिकार मांगते। कैंडल मार्च को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा और दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी समर्थन दिया और पैदल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मृतक मुकेश चंद्राकर को 1 करोड़ का मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग रखी। इसके बाद पत्रकारों ने पटेल चौक में 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ इस प्रकार से दी। एक निर्भीक पत्रकार की जो लोगों का सच सामने लाते थे, मुकेश चंद्राकर जी, जिनकी निर्मम हत्या बीजापुर बस्तर में कर दी गई। इस हत्या ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज न केवल पत्रकार जगत में बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में एक दहशत भरा वातावरण आ गया है कि आखिर अपनी बातों को कैसे पत्रकार रखे। बहुत दुखद घटना है। उस पत्रकार ने, मुकेश चंद्राकर जी ने सच को सामने रखा, करोड़ों के घोटाले को सामने लाया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस तरह की घटनाएं आगे घटित न हो, और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारा चौथा स्तंभ होता है, जिसके माध्यम से सारी खबरें हम लोग पढ़ते हैं, पूरा देश पढ़ता है, पूरा प्रदेश पढ़ता है। ऐसे में पत्रकार की हत्या किया जाना ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून जल्दी से जल्द बनाया जाना चाहिए और युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी को मुआवजा, पत्रकार को मुआवजा देना चाहिए। लगभग
मैं समझता हूँ 1 करोड़ में तो कुछ नहीं होगा। उनके परिवार को स्थायी नौकरी और स्थायी इनकम का जरिया सरकार को बनाना चाहिए। महोदय जी, देखिए, पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। पत्रकार आरोपी है, ये मैंने देखा भी नहीं है और इसलिए इस संदर्भ में कुछ कह नहीं सकूंगा। प्रदेश में पूरा प्रदेश इस एक साल में अपराधगढ़ बन गया है। आज हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्राइम कंट्रोल करने में यह सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। यही हालात रहे तो आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाए। पत्रकार तो सबक सिखाएंगे ही, जनता भी सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी। मैं कोई राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मैंने भी पत्रकारिता की है और मेरे पिताश्री मोतीलाल वोरा जी ने भी लंबे समय तक पत्रकार के रूप में काम किया। इसलिए पत्रकारों के दुख दर्द को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। एक पत्रकार होने के नाते भी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बीजापुर में हमारे पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने को लेकर हत्या कर दी गई, ऐसे में जो एक पत्रकार है किस प्रकार से निष्पक्ष काम करने के लिए सक्षम है, आप समझ सकते हैं। ये जो हत्या हुई है उसको देखकर हर पत्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यथित है और जिसको लेकर पूरे राज्य भर में जिला स्तर पर इसी तरीके से कैंडल मार्च निकालकर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के ऊपर सरकार कड़े कानून लाए ताकि हम निष्पक्ष होकर अपना काम बखूबी कर सकें। ये जो हत्या है बहुत ही निंदनीय है और जैसा कि हम पिछले 1 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देख रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहा है और जिस तरह से पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना सरकार की नाकामी को दर्शाती है, यहाँ की कानून व्यवस्था को दर्शाती है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अगर कोई पत्रकार जो कि देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जनहित की बात करते हैं और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के सामने लाते हैं, तो उन्हें इस तरह का उनके साथ कृत्य किया जाना, उसकी हत्या कर उसे किसी सेफ्टी टैंक या फिर गटर जैसे उसमें बंद करके रखने वाले ठेकेदारों को खुली छूट दे रखी है इस सरकार ने। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम पत्रकार साथियों के इस जो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में है हम उनके साथ हैं। उनके पत्रकारों के सुरक्षा कानून की भी मांग करते हैं और जो ये कृत्य जिनके द्वारा किया गया है उनके लिए भी हम फांसी की मांग करते हैं कि ताकि उन्हें भी फांसी देकर देश के सामने और राज्य के सामने एक उदाहरण पेश किया जाए ताकि ऐसा कृत्य करने से कोई भी डरे और पत्रकारों को एक जो उनका अधिकार है उसके अधिकार के तहत काम करने का मौका लगे। तो कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, दोनों की सरकारें हमने देखी हैं, इनकी मंशा तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो भी पत्रकार निर्भीकता से अपने सवाल उठाते हैं, अपनी जनता के सामने जो सरकारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हैं, उनको तो इस तरह का दंश झेलना ही पड़ेगा। और मैं तो सारे पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारे एक भाई मुकेश चंद्राकर ने आज अपनी शहादत दी है। मैं निश्चित ही कहूँगा कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और सारे पत्रकार साथियों को एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है। और देश में निश्चित ही हम इस कानून की मांग करते हैं कि जो पत्रकार जनता की आवाज़ बने हुए हैं उनके लिए सुरक्षा कानून जरूर लागू किया जाना चाहिए। जो पत्रकार की डेड बॉडी जो मिली है उसके संबंध में आज दुर्ग जिला में जो पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन है उनकी ओर से ज्ञापन सौंपा गया है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको लागू किया जाए। उनकी पहली मांग ये है और दूसरी मांग है कि इस घटना से संबंधित जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर में एक बार फिर से राजनीति के चलते प्रतिमा अनावरण का दोबारा अनावरण देखने को मिला। एक तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति नहीं चलने की बात कही, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने समय और पैसों की बर्बादी बताया। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रविवार को त्याग और समर्पण के प्रतीक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित लखनलाल मिश्र की प्रतिमा अनावरण का आयोजन दुर्ग के सर्किट हाउस के करीब किया गया। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, शहर विधायक गजेंद्र यादव और ललित चंद्राकर उपस्थित हुए। एक गौरव का ये पल है जब ये प्रतिमा, ये मूर्ति हम सभी को सालों साल
उत्साहित करती रहेगी, लज्जित करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों द्वारा अतिथियों के बीच स्वतंत्रता सेनानी पंडित लखनलाल मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें कि 16 मार्च 1984 को पंडित मिश्र ने अपनी जन्मभूमि मूरा में अंतिम सांसें ली थी। आने वाली पीढ़ियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन में यह सीख मिलती है कि पद और परिस्थितियों से ऊपर उठकर सच्ची राष्ट्र सेवा का मार्ग अपनाया जा सकता है। उनकी गाथा छत्तीसगढ़ और पूरे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि पद और परिस्थितियों से ऊपर उठकर सच्ची राष्ट्र सेवा का मार्ग अपनाया जा सकता है। मंच में संबोधन के दौरान बस्तर में होने वाली गतिविधियों के लिए भी कहा कि सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु सरकार लेकिन ये जरूर चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक बिजली पानी की सुविधा पहुंचे और बस्तर के विकास के मार्ग पर बिछे हर एक आईडी दूर होना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखनपाल मिश्र के प्रतिमा अनावरण पर पहुंचे विजय शर्मा ने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति नहीं चलने वाली, जनता ने स्पष्ट कर दिया है। आरोप से क्या होता है, जो तथ्य है, प्रमाण है, जो स्पष्ट जिनके दस्तावेज हैं उस पर मानेंगे ना आप। जो नक्सलियों के 4 नक्सली वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं नारायणपुर और बस्तर एरिया में, परंतु साथ ही साथ हमारे एक जवान उसमें शहीद हो गए हैं, ये चिंता का विषय है। AK-47 SLR ऐसे हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं। प्रदेश में सूखा नशा अनवरत जारी है। पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रदेश में सूखा नशा नक्सलियों से बार बार सरकार का आग्रह है, अपील है कि वापस आए, मुख्यधारा में वापस आए। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु सरकार ये ज़रूर चाहती है कि हर हाल में बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, सड़क, पानी, मोबाइल के टावर पहुँचे और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे हुई IED ये दूर होना चाहिए। इसलिए नई पुनर्वास नीति के नाते हम 5 जिलों में पुनर्वास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होंगे, वो बनाए हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, रहने खाने की व्यवस्था होगी। 3 साल तक प्रतिमाह 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उनको हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, प्लॉट देंगे, उनका इनाम का राशि उनको दिया जाएगा। हथियार कुछ लेकर आएंगे तो वो राशि उनको दी जाएगी। ये सारे प्रावधानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिमा अनावरण का दोबारा अनावरण किए जाने पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर SK अग्रवाल ने राजनीति का आरोप लगाते हुए पैसों की बर्बादी बताया। उन्होंने बताया कि जब प्रतिमा गंदगी में पड़ी हुई थी तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा विधि विधान के साथ प्रतिमा स्थल की साफ सफाई कराकर 15 अगस्त 2022 को अनावरण किया था, लेकिन राजनीति के चलते इसका आज दोबारा अनावरण होना सिर्फ राजनीति के लिए समय और पैसों की बर्बादी है। ये दुर्ग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुर्ग में लखनलाल मिश्रा जी की मूर्ति बनी, चूँकि उन्होंने 1942 के समय में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था और उस समय उनको जेल जाना पड़ा था। इस मूर्ति का निर्माण रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुआ था। उनके पुत्र जो उस समय शायद राजनांदगांव के कलेक्टर थे, उनकी सक्रियता से मूर्ति का निर्माण हुआ, लेकिन रमन सिंह के कार्यकाल में उनका अनावरण नहीं हो पाया। जब हमको पता चला, वहाँ पर हम लोग लगातार घूमते थे तो मूर्ति के चारों तरफ काफ़ी झाड़ियाँ जमा हो गई थी और वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। हमने पूरा साफ सफाई किया और जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से हमने मांग की कि उसका अनावरण किया जाना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति का आदर किया जाना चाहिए। उसके पश्चात 15 अगस्त 2022 को हमने विधि विधान से शुभ मुहूर्त में मूर्ति का अनावरण किया और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम वहाँ पर जाके झंडा फहराते थे। कल जब हम रायपुर नाका में पार्षद चुनाव के लिए तैयारी करने जा रहे थे तो वहाँ पंडाल लगा दिखा, तो हम पूछे तो पता चला कि आज उसकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। जिस मूर्ति का अनावरण पहले 2.5 साल पहले हो चुका था, उसका फिर से अनावरण किया जाना जनता के पैसे की तबाही, बर्बादी और मानसिकता दिखलाता है कि फोटो खिंचाने के लोग कितने आतुर रहते हैं। अभी नगर निगम के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें डिप्टी CM भी आ रहे हैं और रमन सिंह भी आ रहे हैं। लखनलाल मिश्रा जी के सुपुत्र गणेश शंकर मिश्रा जी राजनांदगांव के कलेक्टर रह चुके थे और शायद
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए और उन्होंने रिटायर होने के बाद में भाजपा ज्वाइन की है। अब उनके द्वारा ही उनकी पहल से वापस से अनावरण उनका हो रहा है, जबकि उनको खुद मालूम है कि 15 अगस्त 2022 को मूर्ति का अनावरण हो चुका था और हमने उनको उस समय बुला था कि आप आइए और आप भी समारोह में शामिल होइए, लेकिन उन्होंने कोई उसमें प्रतिक्रिया पहल का वो नहीं किया। मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल, आम आदमी पार्टी दुर्ग। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रतिमा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारी में लगे नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल ने जानकारी दी। स्वतंत्रता सेनानी पंडित लखनलाल मिश्रा जी की आज प्रतिमा का माल्यार्पण और अनावरण की कार्यक्रम आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और पूरे जो सेनानी के जो उनके परिवार हैं और बाकी जो लोग हैं उनको भी आज यहाँ आमंत्रित किया गया है और ये कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न होना है। ये जानकारी है कि पहले जो अनावरण हुआ विधिवत नहीं हुआ है और केवल औपचारिकता की गई थी, तो अभी जो है विधिवत उसका निगम की तरफ से, क्योंकि निगम की तरफ से ये बना हुआ है और निगम प्रशासन की तरफ से ये आज का जो है अनावरण की कार्यक्रम। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा की राजनीति गलियारों में लंबे समय से भाजपा जिला अध्यक्ष को लेकर लगाई जा रही थी अटकलें, जो रविवार को खत्म हुई। घोषणा के साथ ही ये अटकलें खत्म हुई, जिसका उत्साह दुर्ग भाजपा कार्यालय में देखने को भी मिला। जिला भाजपा अध्यक्ष की घोषणा को लेकर काफी लंबे समय से भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में सुगबुगाहट देखी जा रही थी। रविवार को भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ की उपस्थिति में ये सुगबुगाहट खत्म हुई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जिला करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच बताना चाहेंगे, संगठन पर्व 2024 के अंतर्गत प्रदेश भाजपा नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिला चुनाव अधिकारी भूपेंद्र सवन्नी एवं जिला चुनाव पर्यवेक्षक अनुराग सिंहदेव द्वारा समन्वय पश्चात सर्वानुमति से दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई, जिसमें सुरेंद्र कौशिक को सर्वसम्मति से चुना गया। वही नाम की घोषणा होते ही भाजपा कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और गाजे बाजे के साथ पटाखे भी फोड़े गए। जिला भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रीपाल चंद्रन जी, बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस दौरान दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय में जलेबी और पकोड़े का दौर चलता रहा। जिला चुनाव अधिकारी भूपेंद्र सवन्नी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जितेंद्र वर्मा ने मीडिया को प्रतिक्रिया दी। तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी और राष्ट्र हित की पार्टी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के है और एक प्रक्रिया का हर 6 साल में जो संवैधानिक मामला जो आता है भारतीय जनता पार्टी का बैलाज के अनुसार हर जिलों पे, प्रदेश पे, मंडल पे उनको जिला संगठन के दायित्व का परिवर्तन करना पड़ता है। उसी क्रम में आज दुर्ग जिले का संगठन का जिला अध्यक्ष का चुनाव था और स्थानीय नेताओं, बड़े नेताओं सरोज पांडे जी, विजय बघेल जी, गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी, डोमन लाल जी, ईश्वर साहू जी और भारतीय जनता पार्टी का कहूँ तो उत्कृष्ट हमारा पूर्व अभी निवृत्तमान जिला अध्यक्ष, इन सबको ये मार्गदर्शन पे हम आगे और चलाएंगे इसको। इनका बदलाव तो ऐसा है कि अपना प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व जैसा करेगा उस अनुसार होगा, लेकिन आप जो त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव की जो बातचीत कर रहे हैं वो हम तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर हर जगह है, चाहे ग्रामीण का मामला हो, चाहे जिले का मामला हो, चाहे नगर निगम का मामला हो, चाहे कहीं भी हो, कैडर हमेशा तैयार है। जब भी हम चुनाव लड़ने के तैयार हो, उसमें फतह हासिल भी करेंगे। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तालमेल बिठा करके चुनाव जीतने की जो तैयारी होगी और सुरेंद्र कौशिक को लेकर के क्या कहना चाहिए? आप साथ में काम कर चुके हैं। संगठन पर्व है और संगठन पर्व के तहत भारतीय जनता पार्टी में एक निश्चित समय के बाद चुनाव की प्रक्रिया होती है और एक चुनाव में सर्वसम्मति से तय होता है कि मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष और हमारे जिला के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसी के तहत आज हमारे जिले में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा हुआ। भाई सुरेंद्र कौशिक का जो वर्तमान में जिला के महामंत्री थे और लगातार काम किए संगठन में, अभी उनका अनुभव है और दूसरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी वो काम किए लंबे समय से और एक लगातार पार्टी में काम करते के साथ उनको संगठन का काम कैसे करते हैं उनको मालूम है और ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष की घोषणा हुई है और आने वाले जो 30 स्तरीय चुनाव हैं, जो निगम के चुनाव हैं, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला में जो आशा अपेक्षा है उसके अनुरूप हम लोग सफलता हासिल करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने जो 2.5 साल के कार्यकाल था उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, मंडल नेतृत्व और बूथ नेतृत्व के देव और देवी तुल्य कार्यकर्ता बंधु बहनों को सत कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन लोगों के आशीर्वाद से पार्टी को 2.5 साल चलाया और नया जो प्रतिनिधि बनाए हैं पार्टी के निर्देशानुसार मैं प्रयास करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी सर्वोपरि है, उसके लिए जितना दिया जा सकता है देने का प्रयास करूंगा। हमारे
नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सुरेंद्र कौशिक बाल्यकाल से हमारे स्वयंसेवक हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं, मंडल के पदाधिकारी के रूप में काम किए हैं, जाने माने एक वकील हैं और मेरे साथ 2.5 साल जिले के महामंत्री के रूप में बखूबी काम किए हैं। उसमें नेतृत्व क्षमता अपार है और उसके मार्गदर्शन में पार्टी दिन दुनी रात चौगुनी विकास करेगी। संगठन पर्व के अंतर्गत आज दुर्ग जिले के भाजपा के जिले अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की गई और जिसमें सर्वसम्मति से श्री सुरेंद्र कौशिक जी जो जिले के महामंत्री रहे उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। साथ ही प्रदेश प्रतिनिधियों में हमारे निवर्तमान जिला के अध्यक्ष श्री जितेंद्र वर्मा जी, हमारी पूर्व मंत्री रही श्रीमती रमशिला साहू जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री राकेश पांडे जी, श्री कांतिलाल बोत्रा जी को यहाँ के प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। इस संगठन पर्व में आज के निर्वाचन के पश्चात कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण है और निश्चित रूप से यहाँ की जो टीम सारे हमारे माननीय विधायकगण, संगठन के पदाधिकारीगण जो एक टीम भावना के साथ इस जिले में काम करके पहले विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर परिणाम दिए, लोकसभा क्षेत्रों में बेहतर परिणाम दिए और अब नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 100% विजयश्री मिलने जा रही है। ठीक, सौभाग्य बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में श्री सुरेंद्र कौशिक जी ने अपने विद्यार्थी जीवन से संघ और भारतीय जनता पार्टी काम चालू किया। संगठन की रीति नीति कार्य पद्धति को बहुत अच्छे भली भांति से समझते हैं, अलग अलग दायित्वों में रहे हैं और जिले के महामंत्री लगातार पिछले 2.5 साल से रहे हैं और बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा है। और ऐसे अनुभवी व्यक्ति को आज सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष बनाया, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हो रहा है और बहुत आदरणीय सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में हम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे युवक से अज्ञात लोगों ने अज्ञात कारणों से मारपीट कर चाकू से मारकर घायल कर दिया। इस घटना के दौरान आरोपी घायल युवक का पर्स छीनकर फरार हो गए। दुर्ग के एक निजी स्कूल सुभाष विद्या मंदिर के एनुअल फंक्शन में शामिल होने अपनी बहन के साथ पहुंचे युवक नितिन पर अज्ञात लोगों ने चाकू से वार कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, लेकिन उसकी लेट लतीफी के चलते परिजनों ने खुद ही जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि दुर्ग सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्कूल के एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम ऋषभदेव भवन में चल रहा था। इस दौरान युवक नितिन अपने चाचा एवं अपनी बहन व परिवार वालों के साथ स्कूल प्रोग्राम में गया हुआ था, जिसका किसी बात को लेकर आरोपियों का नितिन से विवाद हुआ। इस पर गुस्साए आरोपियों ने नितिन पर हमला कर दिया। आरोपी वहां से भाग भी निकले। इस दौरान नितिन के पैर, हाथ आदि में चोटें लगी। इसके बाद स्कूल के टीचर और परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, परंतु एम्बुलेंस लेट होने लगी। तब जाकर परिजनों ने स्वयं युवक को जिला अस्पताल लेकर गए और भर्ती कराया। घटना के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 5 जनवरी को विद्योत्तमा फाउंडेशन नासिक महाराष्ट्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साहित्य सम्मान के अंतर्गत भिलाई छत्तीसगढ़ के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार एवं मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष गोविंद पाल के पुस्तक महज से वायरस नहीं जैसे श्रेष्ठ काव्य संग्रह लेखन के लिए गोविंद पाल को राष्ट्रीय विद्योत्तमा भास्कर सम्मान से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि ये सम्मान जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित व साहित्य अकेडमी से सम्मानित, जिनको हिंदी, उर्दू, तमिल, कोंकण भाषा के सिद्धहस्त लेखक व अनुवादक रह चुके स्वर्गीय आलोक भट्टाचार्य की स्मृति में ये सम्मान प्रदान किया गया।
ये सम्मान गोविंद पाल को स्वयं स्वर्गीय आलोक भट्टाचार्य जी की विधवा पत्नी एवं उनकी बहन ने गोविंद पाल को शॉल उड़ाकर मोमेंटो भेंट कर और साथ ही प्रशस्ति पत्र और 5001 रुपए का सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोखले ए सोसाइटी के जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रोफेसर राम कुलकर्णी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष शीतला प्रसाद दुबे ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएमडी गरकोटी मिनरल संग्रहालय नासिक के केसी पांडे और साथ ही क्षेत्रीय भविष्य निधि के आयुक्त नासिक के अनिल कुमार प्रीतम उपस्थित रहे। वे लिखते हैं, विडंबना देखिए, पारखी नजरों में भी खोट आ गया है, धारा के विपरीत बहने की हिम्मत न जुटा पाने, समय के साथ समझौता कर लेना। अब तो साहित्य के पनघटों पर अपने अपने कैनवास में सिमटे हुए लोग चीख रहे हैं अपने अपने भोंकू लेकर, और इस शोरगुल के बीच किनारे पर पड़े साहित्य की लाशों पर उग रहे हैं गुलगुले। ये कवि की 5वीं काव्य संग्रह है, करीबन 10 पुस्तकें उनकी। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन डॉक्टर सीपी मिश्र ने किया। गोविंद के इस उपलब्धि के लिए मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रधान संरक्षक कैलाश कुमार जैन बरमेचा, मुक्तकंठ साहित्य समिति के महासचिव नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, उपाध्यक्ष आलोक कुमार चंदा, कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र मंडल, सचिव सीए भूषण चिपड़े, दुलाल समाददार, पल्लव चटर्जी, ब्रिजेश मल्लिक, डॉक्टर जय प्रकाश शर्मा, मनोज कुमार शुक्ला, उज्जवल प्रसन्ना, नूरसभा खान, सुचित्रा शर्मा, ओमवीर करण, मुक्तकंठ साहित्य समिति के संपादक प्रदीप भट्टाचार्य, राजदास महंत, शंकर राय, सोमाली शर्मा, इस्माइल आजाद, डॉक्टर रौनक जमाल, डॉक्टर नौशद सिद्दीकी, वासुदेव भट्टाचार्य, दशरथ भुवाल, सुरेश कुमार बंचो, रियाज खान, गौहर, उमेश दीक्षित, वर्षा ठाकुर, सीता चौहान, फरीदा शाहीन, शिशलता शालू आदि के अलावा ब्रिजेश मल्लिक, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, मनोज कुमार शुक्ला, उज्जवल प्रसन्ना और साथ ही बड़ी संख्या में समिति के लोग शामिल रहे। लिखते हैं, विडंबना देखिए, पारखी नजरों में भी खोट आ गया है, धारा के विपरीत बहने की हिम्मत न जुटा पाने, समय के साथ समझौता कर लेना। अब तो साहित्य के पनघटों पर अपने अपने कैनवास में सिमटे हुए लोग चीख रहे हैं अपने अपने भोंकू लेकर, और इस शोरगुल के बीच किनारे पर पड़े साहित्य की लाशों पर उग रहे हैं गुलगुले। ये कवि की 5वीं काव्य संग्रह है, करीबन 10 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। बाल कहानी और बाल नाटक पे भी उन्होंने अपनी लेखनी और चलाई है और सफल हुए हैं। 2 रचना संग्रह उनकी बंगला में भी प्रकाशित हुए हैं। 6 से अधिक प्रतिष्ठित सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं। शामिल सभी अतिथियों ने मुक्तकंठ साहित्य समिति के बहुत से लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां दिल से दी। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।